A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शिवम बाशने और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज पे आए तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? इसे हम कहते हैं गुड हैबिट्स, अगर आम शब्दों में कहा जाए। मतलब आपकी अच्छी आदत है। जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है पैर छूना चाहिए, तो ये एक अच्छी आदत है, पर कोई कानून नहीं है ना ये। इसी तरह अगर मान लो आपने किसी का पैर नहीं छुए तो आपको कोई सजा तो नहीं मिलेगी। जहाँ सा कोई इंसान कह देगा भाई अच्छा लगा नहीं है, बट ऐसा ही है यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। ऐसा ही है कि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। अब जरा यहाँ पर देखो, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो अधिकार होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब आप लड़ सकते हो कोर्ट में जाकर। पर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई फंडामेंटल ड्यूटीज वॉलेट कर दी है तो उसको आप कोर्ट तक नहीं घसीट सकते। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं सिनेमा हॉल में, वहां पर नेशनल एंथम होता है, कुछ लोग खड़े नहीं होते, तो काफी लोग लड़ लेते हैं उस इंसान से कि तुम खड़े क्यों नहीं हो, तुम देश की रिस्पेक्ट नहीं करते। पर कभी आपने सुना है वो इंसान जेल गया हो, उसको कोर्ट में ले गया हो? नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। मैं आपको बताऊंगा आगे। अब पहले समझने की जरूरत है हमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज तब नहीं बनी थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब उसका कानून एनफोर्स हुआ था। मतलब 1950 में कानून जब बन के आया था तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये लाई गई थी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा ही जाता है। एंड दे कंफ्यूज यू विद द सेम नंबर 42, 41, 43, 44। तो आपको ध्यान रखना है 42nd अमेंडमेंट है और ये चैप्टर 4 में है, आर्टिकल 51A। और इसकी 10 ड्यूटीज हैं इसके अंदर, जब ये लाया गया था पहले, सबसे पहले। और ये रिकमेंडेशन थी सुरन सिंह कमेटी के द्वारा। नाउ दे रहा था 4 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 42nd अमेंडमेंट, सेकंड चैप्टर 4 है ये, तीसरी बात ये 10 ड्यूटीज है इसके अंदर, और लास्ट बात है सुरन सिंह कमेटी के द्वारा आई थी। अब टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज आज की तारीख में हैं वो हैं 11। पहले थी 10, अब हैं 11। और ये आई थी 86 अमेंडमेंट में ऐड हुई थी 2002 में। ये बात आपको याद रखनी है, ये पेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर बता देता हूँ, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था तब नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट में ये आया था, चैप्टर 4 के अंदर ये ऐड हुआ, आर्टिकल 51A के अंदर। टोटल 10 ड्यूटीज थी इनिशियली, और ये आई थी सुरन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। बाद में 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई 86 अमेंडमेंट के अंदर। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 हैं वो क्या क्या है? देखो, पहली तो वही है कि आपको अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, ये क्या है? मोरल वैल्यूज, कि अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आगे नोबल आइडल्स, जिन्होंने देश की फ्रीडम की आजादी के लिए अपनी जान दी थी, आप उनसे इंस्पायर्ड रहें। तो अगर आप करना चाहते हो, इंस्पायर रहना चाहते हो, आप कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी हैं, कई लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। सो इट्स योर ओन चॉइस, आपको उसके लिए जेल नहीं हो सकती। तीसरी बात, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को आपको प्रोटेक्ट करना है। आप करते हो प्रोटेक्ट, अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जब तक ऑन पेपर आपने कोई मर्डर ना करा हो कानून के तौर पे, या आपने किसी की जान हानि ना करी हो, तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात? फिर चौथी है टू डिफेंड कंट्री व्हेन द नीड अराइजेस। फॉर एग्जाम्पल चाइना ने हमला कर दिया, आर्म फोर्स में ऑफिसर्स की कमी हो गई, सोल्जर्स की कमी हो गई, तो आपको जाना चाहिए वहां पर, मदद करनी चाहिए देश की प्रोटेक्ट करने में। नहीं करते हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगेन सेम थिंग वही हो रही है। आगे प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, मतलब देश में यूनिटी लाओ, एक साथ रहो, मिलके रहो, और डिग्निटी ऑफ वुमेन, इज्जत जो है औरत की बढ़ाओ। अगेन वही वैल्यू है, करते तो अच्छी बात है, नहीं करते कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। अगेन प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, देश का जो हेरिटेज है उसको उसका सम्मान करें, उसको प्रिजर्व करें, उसके कल्चर को बनाए रखें। आगे प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आर नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। आपने देखा होगा गंगा है, यमुना है, उसको बहुत लोगों ने पॉल्यूट कर दिया है, पर आप पे कोई केस हुआ आज तक? कूड़ा कचरा तो हर किसी ने फेंका है, ऐसा कोई नहीं है जिसने ना फेंका हो, पर किसी पे केस हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। आगे प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, नॉट टू यूज वॉयलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी, आप लाल किले पे गए हैं, आप कहीं कुछ गए हैं, या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस है, कुछ है, तो उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
वॉयलेंस यूज नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। पर कभी किसी को जेल हुई है उसके लिए? नहीं। अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के चलते ही विरोध हो रहा है, कुछ लोगों ने बसें जला दी हैं, पर उनके खिलाफ कुछ होगा? नहीं। आगे, टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। भाई हर किसी को इंडिविजुअली एक्सलेंस लेकर आना है और कलेक्टिवली काम करना है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। पर क्या हो रहा है? नहीं। कोई कुछ कर सकता है? नहीं। कोई सजा मिल सकती है? नहीं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, चाहे कुछ हो जाए। आप किसी को सजा नहीं दिला सकते, आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। अब 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी जो ऐड हुई थी 86 अमेंडमेंट 2002 में? वो ये थी कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं। अब आप एक बात नोटिस करोगे, ये फंडामेंटल राइट्स में भी था और ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा ऐसे जाएगा कि एक बात बताओ, जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल ड्यूटी है या फंडामेंटल राइट है? तो आपके लिए वो फंडामेंटल राइट है। ये थी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। अब जब मैं बोल रहा हूँ तभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसके क्रिटिसिज्म होंगे ऑब्वियसली। पहली बात, ये वैग्यू अनरियलिस्टिक हो गया। जब आप इसे पूरी तरह से कानूनी फॉर्मेट में नहीं ला पा रहे हैं तो फिर इसे बनाने का कोई फायदा ही क्या? अगर कोई गंगा नदी को गंदा कर रहा है तो उसके लिए फाइन होना चाहिए ना। ये क्या तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो उसे, बस फेंक रहा है, वो आज फेंक रहा है, कल भी फेंकना है, परसों भी फेंकना है। फिर ये नॉन जस्टिसेबल है। किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आप उसे कोर्ट तक नहीं लेके जा सकते। कोई नेशनल फ्लैग को कुछ कह रहा है, कुछ उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो भी आप उसे कुछ नहीं, ऐसे नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं हो रहा तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसका फायदा ही क्या? आगे, एम्बिग्यूअस लैंग्वेज, मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल है, जैसे सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, हेरिटेज। इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो एक आम आदमी कैसे समझेगा? और ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है सोवरेनिटी। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी खासी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। आगे, ऑब्जेक्टिव्स मेंशन अंडर दीज आर टू ब्रॉड फॉर टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने देखा होगा टू प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। अब ये बहुत ही ब्रॉड बोल दिया है, क्या कोई प्रिसीजन है? नहीं। अब यहाँ पर लिखा है टू प्रोटेक्ट इंप्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। कोई प्रिसीजन है? नहीं। कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या काम होगा, कोई प्रिसीजन नहीं दे रखा वहां पर। तो ये इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये होता है वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो कमेंट, लाइक, शेयर करो। मेरे को मैसेज @washington करो। मिलता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।